स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट सी प्रोग्रामिंग, introduction about C programming. So we already know that C is a programming language. Before programming language आप लोगों ने बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़े होंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, मराठी. तो हर एक लैंग्वेज के लिए अपने अपने रूल होते हैं और अल्फाबेट्स होते हैं. इसी तरह सी का भी अपना कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, अल्फाबेट्स के टर्म में कह सकते हैं, अल्फाबेट के टर्म में यहाँ पर टोकन्स होते हैं. द फर्स्ट ऑफ ऑल सी है क्या? सी एक है, सी इज ए जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल इंपरेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जनरल पर्पस, जनरल यूज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया गया था. सो ये जस्ट ब्रीफ आइडिया दिया गया आपको. सी का इन्वेंशन किसने किया था? ये डेनिस रिची ने किया था. कहाँ किया था? एक बेल लेबोरेटरी है, वहाँ इन्होंने रिसर्च ड्यूरेशन में अपना इसका सी का इन्वेंशन किया था. जनरली यहाँ देखिए हमने डेट दिया है 1972, लेकिन आपको ये 1972 ईयर दिया है. 1972 ईयर जो कहीं बुक में थोड़ा सा आगे पीछे वेरी करते रहता है. वेरी करने की वजह है क्योंकि सी का डेवलपमेंट में लगभग ऑलमोस्ट 1 ईयर्स से ज्यादा लग गए थे. इसलिए कब कम्प्लीटली अलग बात है, सी में तो अभी भी इन्वेंशन जारी है, कुछ कुछ ऐड होते रहते हैं फीचर्स. इसलिए पब्लिकली इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई डेट नहीं दिया गया कि इस डेट को ही पार्टिकुलरली ये सी का इन्वेंशन हो गया. सी का क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड होते होते गए, तो इन्होंने जनरली एक 1972 ईयर को सी का इन्वेंशन ईयर के रूप में रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी किस लिए इन्वेंट किया गया था? जनरली ये इन्वेंशन इसका हुआ था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए को डिजाइन करने के लिए. इनिशियली क्या हुआ था कि सी को इन्वेंशन किया गया था सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए. बाद में इसको हम लोग जनरल पर्पस के लिए भी यूज करने लगे थे. शुरू में ये लोग क्या होता था, सी सिर्फ रिसर्चर तक ही सीमित था, लेकिन बाद में जनरल पर्पस या जनरल स्टूडेंट के लिए भी मतलब के लिए भी अवेलेबल हो गया. लेकिन शुरू में सिर्फ रिसर्च पर्पस और ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल था. सी लैंग्वेज जो है ना, उसका बहुत सारे फीचर्स है. कुछ फीचर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी इज वाइडली यूज लैंग्वेज, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी को कम से कम जरूर स्टडी करता है, क्योंकि सी एक तरह से मदर लैंग्वेज है सारे लैंग्वेजेस का. तो सी का कुछ फीचर्स है. पहला फीचर क्या है? सी इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग. सिंपल मीन्स सी इज ए सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस दैट इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मीन्स होता है कि वी कैन ब्रोक डाउन प्रॉब्लम इनटू सेवरल पार्ट्स. मतलब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करके उसका अलग से मतलब सिंटेक्स या जो भी फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं. ये सब टर्म्स जैसे फंक्शंस, डेटा टाइप, धीरे धीरे जो हो सकता है अननोन टर्म्स लगेंगे बहुत शुरू में, ये धीरे धीरे आप लोग पढ़ते पढ़ते सब टर्म्स से फेमिलियर होते जाइएगा. तो सी को सिंपल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं. स्ट्रक्चर अप्रोच में क्या करते हैं ना कि हम लोग प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है आपको प्रॉब्लम आसान होता है, उसका सोल्यूशन आपको करना आसान होता है. सेकंड फीचर इसका क्या? मशीन इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल. मशीन इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि जिसको आपने कोडिंग कर लिया और एक सिस्टम पे कोड किया है या एक कंप्यूटर के लिए या पार्टिकुलर मशीन के लिए कोड किया है, उसको अदर सिस्टम पर भी रन कराया जा सकता है, या तो स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ किया जाए या बिना मॉडिफिकेशन के भी रन कर जाए दूसरे सिस्टम पर. इस तरह के फीचर्स को रखने वाले को मशीन इंडिपेंडेंट या पोर्टेबल बोलते हैं. मतलब कि हमने अपने सिस्टम के लिए डिजाइन किया, उसको दूसरे सिस्टम पर भी रन कर जाए या तो डायरेक्टली रन कर जाए या थोड़ा सा लिटिल मॉडिफिकेशन के साथ रन कर जाए, इसलिए इसको मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल भी बोलते हैं. थर्ड फीचर है सी का, इट इज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग. मिडिल लेवल इसलिए बोलते हैं कि ये दोनों लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फीचर्स करता है. लो लेवल का भी फीचर्स को सपोर्ट करता है और हाई लेवल का भी फीचर्स को सपोर्ट करता है. लेकिन ये कम्प्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि सारे के सारे का हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स जो होते हैं उसको सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इसको जनरली हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. और ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी बोल दिया स्ट्रक्चर्स में क्या होता है. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है? हम लोग प्रॉब्लम को so the C is a structure programming language in the sense we can break the problem into parts by using functions. So it is easy to understand and modify function. So it is easy to modify the function. So by using function we can अचीव द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग. तो फंक्शन क्या करता है? कोड को रीयूजेबिलिटी का फीचर प्रोवाइड करता है. अगर हम प्रोग्राम में फंक्शंस यूज करते हैं, हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं. कोड के हेल्प से हम लोग फंक्शन के हेल्प से हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं. सो ये सब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का फीचर्स है. नेक्स्ट क्या दिए हैं? रिच लाइब्रेरी. रिच लाइब्रेरी मतलब में सी में बहुत सारे
इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो सी प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस दैट मेक्स द डेवलपमेंट फास्ट। मतलब बहुत सारे ऑलरेडी कोड रिटेन है, मतलब बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस ऑलरेडी रिटेन है सी में। हम लोग को जो जब भी रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। यहाँ इंपोर्ट करते हैं, किस कैसे इंपोर्ट करते हैं, हैश इंक्लूड एक हेडर फाइल प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू इंपोर्ट करते हैं। वो सिंटेक्स लेटर आपको बताया जाएगा कैसे उसको हम लोग अपने फाइल्स में, अपने प्रोग्राम फाइल में इंक्लूड कर लेते हैं ये लाइब्रेरी फंक्शंस को। नेक्स्ट फीचर है क्या, मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, सी सपोर्ट्स द फीचर ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये आपको सी के एंड में पढ़ना होगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इसमें क्या करते हैं, हम लोग को मेमोरी को एलोकेट करते हैं और डी एलोकेट कर सकते हैं। मतलब मेमोरी को एलोकेट मतलब अपने प्रोग्राम के लिए उसको एलोकेशन कर दिए और हम लोग कुछ फंक्शंस यूज करके उसको मेमोरी को फ्री भी कर सकते हैं। सो ये क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फीचर को सपोर्ट करता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑलमोस्ट आपको सी के एंड में पढ़ना होगा, कैसे उसको मेमोरी को एलोकेट करते हैं और मेमोरी को फ्री करते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, फास्ट स्पीड। फास्ट स्पीड में इसका कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन वेरी फास्ट होता है, इसलिए इसको फास्टेस्ट स्पीड तेजी से रन करता है, जल्दी मतलब रन करता है, टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लेता है प्रोग्राम को रन एग्जीक्यूशन में, क्योंकि इसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम होता है। नेक्स्ट फीचर्स क्या है, पॉइंटर्स। धीरे धीरे पॉइंटर्स आपको एक चैप्टर के रूप में पढ़ना है। पॉइंटर क्या है, सी प्रोवाइड्स द फीचर ऑफ पॉइंटर्स बाय यूजिंग पॉइंटर्स the we can use the memory, so we can use pointers for memory structure function array। मतलब पॉइंटर की हेल्प से आप लोग मेमोरी को, पार्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आप दिखा सकते हैं कि इस मेमोरी पर मेरा प्रोग्राम एलोकेट हो रहा है, या पार्टिकुलर मेमोरी को आप डिनोट कर सकते हैं पॉइंटर्स की हेल्प से। फिर नेक्स्ट फीचर है रिकर्सन, एक्सटेंडेबिलिटी। सब धीरे धीरे आपको चैप्टर बाय चैप्टर ये सारे रिकर्शंस भी एक आपको चैप्टर के रूप में पढ़ना है। एक्सटेंडेबिलिटी मतलब अपने इसमें क्या करते हैं, सी को इजिली एक्सटेंडेबल कर सकते हैं, नया फीचर को अडॉप्ट कर लेता है करने के लिए इसमें। तो ये सब क्या है, सी का कुछ फीचर्स है, ये सारे फीचर्स है, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स है। बस आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए सम ऑफ द फीचर्स को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और ये है आपका कुछ सी प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन में सी प्रोग्राम का यूज करते हैं। आपका जो लैंग्वेज कंपाइलर जैसे आपका सी का कंपाइलर होता है वो खुद सी में बना होता है। जैसे लैंग्वेज कंपाइलर, असेंबलर भी एक तरह का कंपाइलर है जो लो लेवल लैंग्वेज को रन कराने के लिए यूज होता है, असेंबलर। और नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट एडिटर्स। ये सारे क्या है, सी प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सारे सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं या बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी। आप भी चाहें तो मतलब बहुत अच्छा नॉलेज होने के बाद ये सॉफ्टवेयर बनाने में प्रोसेस में जा सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड डिजाइन जनरली है आपका सी में है। लैंग्वेज कंपाइलर मतलब जैसे सी का कंपाइलर, चाहे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को सिंटेक्स एरर को चेक करता है और उसको एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। असेंबलर भी क्या है, असेंबलर भी कंपाइलर की तरह वर्क करता है, लेकिन ये क्या है, लो लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर है। टेक्स्ट एडिटर जिसको जैसे नोटपैड वगैरह, ये आपका टेक्स्ट एडिटर है। प्रिंट एक्सप्लोरर क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर सॉफ्टवेयर आता है। नेटवर्क ड्राइवर मतलब कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। फिर डेटाबेस क्या होता है ना, जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा को आप कलेक्ट करके कहीं रख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का डेटा को कलेक्ट करना हो या पूरा पूरा समझ लो पॉपुलेशन को का डेटा को कहीं स्टोर करना हो, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर डिजाइन में भी सी का यूज होता है। फिर लैंग्वेज इंटरप्रेटर, देखिए लैंग्वेज कंपाइलर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही वर्क करता है। आपको क्या करता है, प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूटर कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, एट ए टाइम तो होल कोड को एक बार में कंपाइल करता है। लेकिन लैंग्वेज इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन आपका कंपाइल करता है, मतलब एरर चेकिंग करता है सिंटेक्स से। दोनों में सिर्फ बेसिक अंतर ये है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कि कंपाइलर एट ए टाइम पूरा कोड को कंपाइल कर लेता है, मतलब सिंटेक्स चेक करता है, सिंटेक्स एरर या जो भी चेक करता है। लेकिन लैंग्वेज इंटरप्रेटर करता है लाइन बाय लाइन, फर्स्ट लाइन में चेक करेगा, एरर रहेगा तो वहाँ रुक जाएगा, आपको एरर रिजॉल्व कीजिएगा, फिर नेक्स्ट लाइन के लिए चेक करेगा, इस तरह से। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिजाइन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सब क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सब आपका सी प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन है, और भी एप्लीकेशन है, कुछ ही एप्लीकेशन यहाँ बताए गए हैं, बस आपको यहाँ सी का ओवरव्यू दिया जा रहा है। मेनली आपको पढ़ना है यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ आपको सी प्रोग्राम्स में ये सब टर्म्स आएंगे या ये सब वर्ड यूज्ड होंगे।
फर्स्ट है प्री प्रोसेसर। ये ध्यान दीजिएगा, प्री प्रोसेसर के बारे में यहाँ देखिए, थोड़ा सा ब्रीफ लिखा हुआ है। प्री प्रोसेसर इज ए प्रोग्राम दैट रन्स प्रायर टू द कंपाइलेशन। सो ये क्या करता है कि सी प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं, देखिए एक ध्यान दीजिएगा, जो नहीं जानते होंगे वो भी ध्यान दीजिए, जानते हैं कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है कि आप जो प्रोग्राम कोड लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड लिखते हैं, उसको सोर्स कोड बोलते हैं या प्रोग्राम कोड बोलते हैं। तो ये क्या करता है, कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसिंग होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक तरह से हैश होता है, ये हैश सिंबल है। तो ये क्या करता है कि आपको सोर्स कोड को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का सेंस में क्या करता है कि सोर्स कोड में आपको कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस जिसको इंक्लूड किए हैं ऐड करता है। तो कुछ ये यहाँ पर देखें, जैसे कॉमनली यूज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड है। जनरली हैश इंक्लूड आपको सारे के सारे सी प्रोग्राम कोड में यूज हुए। उसके बाद क्या है, कंडीशनली इंक्लूड होता है। कंडीशनली इंक्लूड क्या है, लाइक हैश इफ हैश डेफ, ये सब लेटर आपको पढ़ना होगा। ये सब क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। कंपाइलेशन से पहले इसको प्री प्रोसेसिंग होता है ये सब इंक्लूड करने का। यहाँ ध्यान दीजिए, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट द प्री प्रोसेसर टू रीड द इंक्लूड फाइल। जैसे इसमें जैसे हैश इंक्लूड क्या होता है, जैसे आपको सी प्रोग्राम में कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, जो भी फाइल इंक्लूड किया है तो उसको हेडर फाइल जनरली बोलते हैं। और यहाँ क्या होता है, उसको सिंटेक्स क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हैश इंक्लूड, उसका ये एंगुलर ब्रैकेट है, इसके अंदर में फाइल नेम देते हैं। जैसे सपोज कॉमनली यूज्ड हेडर फाइल क्या है, stdio.h, उसको ऐसे इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। तो इससे क्या होता है कि आपका ये हेडर फाइल आपका सी प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाता है। वो किसके सारे लिंक हो, ये हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टली प्री प्रोसेस करता है कि इसको stdio.h को, मतलब आपको सोर्स फाइल में इंक्लूड कर लेता है। देखिए हेडर फाइल इंक्लूड क्यों हम लोग करते हैं, देखिए आपको सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे सिंटेक्सेस जो है ऑलरेडी हेडर फाइल्स में, या बहुत सारे फंक्शंस या ऑलरेडी हेडर फाइल्स में डिफाइन है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग बार बार कोड लिखना नहीं रहता, उसको हम लोग रीयूज कर लेते हैं। किसके सहारे, एक तरह से इंपोर्ट करना ही इसको बोलते हैं। लेकिन इंपोर्ट करने का सिंटेक्स क्या है, हैश इंक्लूड देते हैं और एंगुलर ब्रैकेट, जैसे ये एंगुलर ब्रैकेट है, लेस देन और ग्रेटर, इसके अंदर में लिखते हैं फाइल का नेम, हेडर फाइल का नेम। तो जो भी हेडर फाइल नेम होगा, जैसे stdio.h, conio.h, जो भी वो string.h, जो जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार हम लोग ऐड करते हैं। ये आपका प्री प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट आपका है कमेंट लाइन। कमेंट लाइन देखिए स्टार्ट होता है स्लैश स्टार और एंड हो जाता है स्टार स्लैश। इसके बीच में जो भी लिखिएगा वो आपको कंपाइलर इग्नोर करेगा। बस ये क्या होता है कि प्रोग्रामर या यूजर के अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए लिखा जाता है, कि उसमें समझ में आए कि ये प्रोग्राम किस चीज का। जैसे द लाइन बिगिनिंग विथ स्लैश स्टार एंड एंडिंग विथ स्ट्रिक स्लैश इज कॉल्ड अ कमेंट लाइन और रिमार्क लाइन। मतलब जैसे हमने कमेंट किया कि प्रोग्राम है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, या किसी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, तो जो भी होगा उसका रिलेटेड हम लोग कमेंट करते हैं इस कमेंट लाइन के सहारे। ये क्या होता है, नन एग्जीक्यूटेबल लाइन होता है, मतलब ये रन नहीं करता है। बस क्या होता है, इसको कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर कर देता है। ये बता प्रोग्रामर या मतलब जो कोडर है, या प्रोग्रामर बोलिए, या एंड यूजर, मतलब जो जिसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किया या प्रोग्राम डिजाइन किया, एंड यूजर के लिए ये समझने के लिए लिखा जाता है। कमेंट लाइन की क्या का प्रोग्राम है, या इस लाइन में क्या वर्क हो रहा है, इस लाइन में क्या वर्क हो रहा है। ये एक्चुअली रन नहीं करता, बस एक कमेंट लाइन है, इसको क्या करता है कंपाइलर इग्नोर कर देता है। जो भी कुछ लिखिएगा स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में जो भी रहेगा वो इग्नोर कर देगा। ये सिंगल लाइन भी हो सकता है, मल्टीपुल लाइन में भी हो सकता है। सपोज के स्लैश स्टार यहाँ लिखते हैं और स्लैश स्टार यहाँ क्लोज करते हैं, और बीच में जो भी लिखिएगा वो इग्नोर कर दिया जाएगा। सो ये बस क्या होता है कि सी प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कमेंट लाइन देता है। देखिए ये सैंपल सी प्रोग्राम है, बहुत लोगों को पहले से पता होगा, अच्छी बात है, नहीं पता है वो ध्यान दीजिए क्या होता है। इसमें हमने क्या किया, सी प्रोग्राम देखे, हमने दो हेडर फाइल इंक्लूड किया। पहला हेडर फाइल, ये प्री प्रोसेसर क्या है, हैश इंक्लूड लिखते हैं, ये सिंटेक्स, आपको सिंटेक्स कुछ याद करने होंगे। और बाकी तो आपका सी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स सीखने के बाद पूरा आपका लॉजिकल थिंकिंग पर डिपेंड करता है। इसमें जिस पर्सन का लॉजिकल थिंकिंग मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जितना अच्छा होगा, वो कोडर अच्छा कोडर बन सकता है। बशर्ते कि उसको पहले सी का सिंटेक्स पता होना चाहिए कि सी कैसे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी वर्क करता है क्या, सी का एग्जीक्यूशन क्या होता है, लाइन बाय लाइन होता है। फर्स्ट लाइन रन करेगा, सेकंड लाइन रन करेगा, थर्ड लाइन रन करेगा। सी का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में होता है, लाइन बाय लाइन होता है। जब कब तक लाइन बाय लाइन होता है, जब तक कि आप फोर्सफुली उसको कहीं पर्टिकुलर पोजीशन पर जंप नहीं करवाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ कोड नहीं लिखा गया है कि जिससे जंप कर जाए, इसमें सीक्वेंस में ही रन करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा। ध्यान देखिए फर्स्ट लाइन क्या लिखे, हैश इंक्लूड stdio.h, इसमें हमने एक हेडर फाइल stdio.h को इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें हमने एक हेडर फाइल stdio.h को इंक्लूड करें। ये क्या है, इसमें
ये क्या कर रहा है कि stdio.h क्या होगा, जैसे प्री प्रोसेस करेगा, जैसे जैसे आपका कोड कंपाइल होगा उस समय क्या करेगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टर रिट्रीव है हैश इनपुट प्री प्रोसेस करेगा, आपके कोड को प्री प्रोसेस करेगा और इस फाइल के साथ लिंक कर देगा। इस फाइल में ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है। इस कोड में बहुत सारे, जैसे मेन का मीनिंग इसमें डिफाइन है stdio.h में, प्रिंटफ क्या है, जैसे ये सेमीकोलन कैसे वर्क करता है, ये सब stdio.h में डिफाइन है। इसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है। देखिए हो सकता है ये प्रोग्राम का एग्जांपल हमने जैसे फिजिकल मॉडल जब क्लास हुई थी उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जा चुका है। जो जानते होंगे अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं बहुत सारे नए हैं, इसलिए फिर से थोड़ा सा डिफरेंट ये सब बताते चला जा रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और .h है एक्सटेंशन है हेडर फाइल का। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है। बता दिए क्यों इसको ऐड करते हैं, कुछ जैसे मीनिंग डिफाइन है, void मेन प्रिंटफ क्या है, ये सब जैसे सेमीकोलन क्या है, ये सब मतलब इस तरह से मीनिंग्स कुछ डिफाइन है इसमें। इस तरह से कंपाइलर को समझ में आने लगता है कि कोड कैसे काम करेगा। नेक्स्ट एक और हेडर फाइल ऐड की है हैश इनपुट conio.h। इसको conio का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। डॉट एक्सटेंशन है हेडर फाइल का, जैसे अदर फाइल्स का एक्सटेंशन होता है pdf इमेज फाइल का .jpg .png, इस तरह से। तो ये भी एक हेडर फाइल का एक्सटेंशन है और ये इसका सिंटेक्स है उस फाइल को इसमें प्रोग्राम में इंक्लूड करने का, हैश इनपुट और ऐसे ही लिखना होगा एंगुलर ब्रैकेट में। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा सिंटेक्स थोड़ा चेंजेज होता है। यहाँ पर इस तरह सी में इस तरह से लिखते हैं। फिर देखिए void में, देखिए void मतलब होता है खाली होता है, मतलब आपका फंक्शन। देखिए जनरली आपका मेन एक फंक्शन है, जैसे फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो डिटेल फंक्शन के बारे में पता चलेगा, लेकिन यहाँ मेन एक फंक्शन है। इसका हमने रिटर्न टाइप void दिया, मतलब मेरा फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा। जनरली फंक्शन क्या होता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। बाय डिफॉल्ट फंक्शन इंटीजर रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेरा फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करें, इसलिए void दिए। डिटेल डिस्कशन जब फंक्शन चैप्टर होगा उसमें बताया जाएगा कि यहाँ पर इंट क्यों लिखेंगे या void या जो भी लिखते हैं क्यों होता है। मेन आपका फंक्शन है। और ध्यान दीजिए सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है। एक से ज्यादा आप मेन फंक्शन यूज नहीं कर सकते। एक से ज्यादा मेन फंक्शन यूज कीजिएगा तो आपका सी कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही शुरू होता है। जो मेन फंक्शन वहीं से शुरू होता है। अगर एक से ज्यादा मेन फंक्शन यूज कर लीजिएगा तो सी प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा मेन है और कौन सा सब्सिडरी है, मतलब सेकेंडरी मेन है। इसलिए एक से ज्यादा मेन यूज करना इलीगल है, यूज नहीं करना चाहिए। तो ये आपका मेन फंक्शन है, यहाँ से आपका सी का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। और देखिए ये ओपनिंग ब्रेस बोलते हैं और ये क्लोजिंग ब्रेस बोलते हैं। ये मेन का बॉडी कहलाएगा, इस ब्रेस के अंदर जो भी लिखा गया है मेन के बॉडी के अंदर कहलाएगा। तो मेन के बॉडी में हमने देखिए लगभग कितने लाइन लिखे, 1 2 3 4 5 लाइन लिखे। लेकिन देखिए 5 लाइन्स में देखिए जैसे ब्लू कलर में दिया जैसे कमेंट लाइन, स्लैश स्टेरिक स्टार्ट ऑफ प्रिंटिंग स्टेरिक स्लैश, ये कमेंट लाइन है। ये आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब रन नहीं करेगा, बस ये बता रहा है कि यहाँ से प्रिंटिंग शुरू हो रहा है और यहाँ पर प्रिंटिंग एंड हो जाएगा। जैसे प्रिंटेड फंक्शन होता है कुछ समथिंग को प्रिंट करने के लिए। देखिए सिंटेक्स में यहाँ देखिए प्रिंट नहीं है, प्रिंटेड है। सारे स्मॉल में प्रिंटिंग एक तरह का फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, डिटेल डिस्कशन फंक्शंस में होंगे। ये प्रिंटफ भी एक तरह का फंक्शन है। वो क्या करता है, आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का वर्क करता है। तो उसका सिंटेक्स है प्रिंटफ, आपको स्मॉल में लिखना होगा और ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये देखिए डबल कोटेशन मार्क है। डबल कोटेशन मार्क में जो लिखिएगा एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो यहाँ लिखे हमने क्या, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। आपका स्क्रीन पर आउटपुट मिलेगा जब इसको एग्जीक्यूट करवाइएगा तो माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। लेकिन उसके बाद देखिए हमने क्या किया, एक स्लैश एन देखिए। स्लैश एन को होता है, जैसे इसको हम अलग से लिख सकते हैं, अलग अलग से प्रिंटफ देके डबल कोट में स्लैश एन लिख सकते हैं। स्लैश एन वर्क क्या करता है, ये क्या है, एक तरह का न्यू लाइन करेक्टर है। न्यू लाइन करेक्टर इन द सेंस क्या होता है कि कर्सर का मूवमेंट अगले लाइन तक पहुंचा देता है। जैसे ही आप जैसे माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी होगा तो कर्सर यहाँ नहीं रहने के बाद क्या होगा, कर्सर अगले लाइन पर चला जाएगा। जैसे जहाँ डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर क्या आपका मॉनिटर या लैपटॉप पे, लैपटॉप के स्क्रीन या डेस्कटॉप पे उसका मॉनिटर के स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, और कर्सर यहाँ वहाँ यहाँ सी के पास ब्लिंक करने के बजाय अगले लाइन में जाके ब्लिंकिंग करता है। मतलब एक लाइन आगे फॉरवर्ड करने के लिए बैकस्लैश एन को यूज करते हैं। तो ये तो बोल चुके हैं, जो कलर में लिखे हैं स्टार्ट ऑफ प्रिंटिंग और एंड ऑफ प्रिंटिंग, ये दोनों कमेंट लाइन है। बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिए कि यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से प्रिंटिंग एंड हो, इसको कमेंट लाइन है। और देखिए इसमें हमने गेट सी एच एक फंक्शन यूज किया। गेट सी एच देखिए सब जगह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, जनरली ये टर्बो सी कंपाइलर में आपको यूज करना पड़ता है। क्योंकि देखिए टर्बो सी कंपाइलर में जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का,
एग्जीक्यूट करने के बाद आपका स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले होगा, लेकिन इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिस्प्ले होता है कि हम लोग का ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर पाता है। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी किया, आपका आउटपुट भी डिस्प्ले होगा, लेकिन आप उसको देख नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, गेट स्विच लगाने से क्या होता है, जैसे आउटपुट डिस्प्ले होगा यहाँ पर प्रोग्राम उसको स्टॉप कर देगा। तो स्क्रीन को स्टॉप कर देगा, तो उससे क्या करेंगे, आपको आउटपुट दिखेगा। ये जनरली स्पेशली टर्बो सी कंपाइलर के लिए लिखा जाता है, गेट सी लगाते हैं। और गेट सी जो फंक्शन यूज किए हैं वो एक कोनियो डॉट एच में डिफाइंड है, एसटीडीआई डॉट एच में गेट एच नहीं है डिफाइंड है। अगर एसटीडीआई डॉट एच रहता तो हमको कोनियो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन एक कोनियो में डिफाइंड है, हेडर फाइल कोनियो डॉट एच में गेट सी एच डिफाइंड है, इसलिए हमने कोनियो डॉट एच को यूज किया। और देखिए यहाँ देखिए दोनों में, प्रिंटफ वाले में एंड में देखिए सेमीकोलन, और गेट सी एच के एंड में सेमीकोलन दिए हैं। ये सेमीकोलन क्या है ना, कि आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, और यहाँ पर गेट सी एच स्टेटमेंट खत्म हो रहा है। देखिए इस मेन फंक्शन बॉडी के अंदर दो ही स्टेटमेंट है, जो पहला स्टेटमेंट है प्रिंटफ वाला है, और दूसरा स्टेटमेंट गेट सी। ये तो जस्ट एक मैसेज दोनों है, स्टार्ट ऑफ प्रिंटिंग और एंड। दो दो स्टेटमेंट है, दोनों को क्या सेमी कोलन से टर्मिनेट करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, सी प्रोग्राम में हर एक स्टेटमेंट को सेमी कोलन से टर्मिनेट करते हैं, इसलिए सेमी कोलन को ध्यान दीजिएगा। सेमी कोलन की जगह बाई मिस्टेक कोलन मत लीजिएगा, हमेशा सेमी कोलन यूज कीजिए। सेमी कोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोला जाता है। यहाँ पर ये प्रिंटफ स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर गेट सी टर्मिनेट होगा। और देखिए ये क्लोजिंग ब्रेस है, मेन का स्टार्ट यहाँ हुआ था और मेन का क्लोजिंग यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर क्या होगा, मेन फंक्शन आपका क्लोज हो गया। इस तरह से सी प्रोग्राम का ये सैंपल एक प्रोग्राम था, इसमें कुछ डिक्लेयर नहीं किया, कुछ कैलकुलेशन है, बस एक मैसेज दिए हैं, वो भी क्या प्रिंटफ फंक्शन यूज करके जो मैसेज दिए क्या आउटपुट मिला था, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। आगे मूव करते हैं। देखिए सी में क्या होते हैं, कुछ टर्म्स जैसे आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर नेम्स रेफर्स टू द नेम्स ऑफ गिवन टू प्रोग्राम एलिमेंट। जैसे सी प्रोग्राम में जनरली जो भी एलिमेंट यूज करते हैं उसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। जैसे कॉन्स्टेंट्स कुछ यूज करेंगे, वेरिएबल्स, एरेज, फंक्शन, स्ट्रक्चर, फाइल एंड सो ऑन, ये सारे को आइडेंटिफायर्स बोला जाता है सी प्रोग्राम में। तो ये वेरिएबल्स क्या है, एरे, फंक्शन में, ये सारे जैसे एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, फाइल्स, ये एक एक चैप्टर्स में, ये सभी को आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट टर्म आता है कीवर्ड्स। इसमें क्या है, जैसे सी लैंग्वेज में कुछ सर्टेन कीवर्ड्स को रिजर्व किया गया है, उसका मीनिंग को फिक्स करके प्री डिफाइंड मीनिंग किया गया है, उसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। देयर आर सर्टेन रिजर्व वर्ड्स कॉल्ड कीवर्ड्स विच हैव ए स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी। तो सी में टोटल 32 कीवर्ड्स है, आपको ये बुक मिल जाएगा या यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। टोटल 32 कीवर्ड्स है, जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉस्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, मतलब ये सारे के सारे टोटल 32 कीवर्ड्स है। सारे देखिए ध्यान दीजिए, सी जो प्रोग्रामिंग जो है आपका केस सेंसिटिव है। स्मॉल लोअर केस, अपर केस, मतलब कैपिटल लेटर में लिखिए या और स्मॉल लेटर में लिखिए, दोनों डिफर कर जाएगा, इसलिए सी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। ये सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर्स में बोलते हैं। इसका ऑलरेडी आपको इसको, ये सारे जो ऑटो, ब्रेक, केस, कैरी, जो भी कीवर्ड्स है, इसका मीनिंग्स ऑलरेडी डिफाइंड है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कीवर्ड कब यूज करते हैं। मतलब टोटल सी लैंग्वेज आपको 32 कीवर्ड्स है। इस कीवर्ड का आप मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी डिफाइंड है। उसके बाद आता है आपका डेटा टाइप। एक्चुअली ये क्लास में बता चुके, लेकिन फिर भी जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं। डेटा टाइप, सी में 4 तरह के डेटा टाइप होते हैं। इंटीजर, जो जैसे 1 2 3 इस तरह के नेचुरल नंबर, जो या होल नंबर बोलिए या निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर को स्टोर करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर्स को यूज करने को, जैसे ए बी सी डी, ये सब आपका कैरेक्टर्स के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप है। फ्लोटिंग पॉइंट जैसे डेसिमल नंबर्स को यूज करने के लिए, जैसे 1.4, 6.7, इस तरह से नंबर को यूज करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट डेटा यूज करते हैं। सो कीप पेशेंस, आई विल, जो भी डाउट है एंड में डिस्कस करेंगे। सो लास्ट क्या है, एक चौथा है वॉइड डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप किस लिए यूज करते हैं, इंटीजर को यूज करने के लिए। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंटीजर है, इंट है, शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है, सब इंट है, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, रखने का जरूरत नहीं है। इसका रेंजेस दिया हुआ है, इंटीजर कितना साइज, मेमोरी का साइज कितना लेता है, 2 बाइट लेता है, और इसका ये रेंज दिया हुआ है कि मैक्सिमम इसमें इस रेंज में इतना ही तक स्टोर ये कर सकता है। और ये क्या है, परसेंटेज डी, ये सब फॉर्मेट स्पेसिफायर है। डेसिमल नंबर जैसे परसेंटेज, और ये अनसाइंड मतलब क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए परसेंटेज यूज करते हैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इस फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फॉर्मेट, ये सब फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए परसेंटेज एफ यूज करते हैं, जैसे कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, ये सब। जैसे फिर नेक्स्ट है क्या, कैरेक्टर डेटा टाइप। इसको जैसे हम ब्रीफली स्किप करते जा रहे हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस है।
नेक्स्ट है कैरेक्टर डेटा टाइप। क्या होता है, कैरेक्टर को यूज करने के लिए यूज करते हैं। इसमें कैरेक्टर क्या लेता है, 1 बाइट साइज। 1 बाइट मतलब टोटल 8 बिट। क्या होता है, साइज लेता है मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसका रेंजेस दिया हुआ है, रेंजेस अपने आप नोट कर लीजिए। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए अब ये रेंज जो है फ्लोटिंग पॉइंट कितना यूज करता है, 4 बाइट लेता है मेमोरी में, उसमें डबल 8 बाइट लॉन्ग डबल, मतलब जस्ट यहाँ रेंज बढ़ता जा रहा है। और क्या डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज, जैसे 1.7 6.7 इस तरह के नंबर को स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। कैसे डिक्लेयर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट है वॉइड डेटा टाइप। नेक्स्ट है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप क्या है, वॉइड डेटा टाइप जनरली फंक्शन से यूज, वॉइड मतलब नथिंग रिटर्न करता है, कुछ रिटर्न नहीं करता, उस केस में क्या करता है वॉइड डेटा। वॉइड डेटा टाइप जनरली आपको फंक्शन में डिस्कस करना होगा। जब ये फंक्शन आपका कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो क्या कहते हैं वॉइड डेटा टाइप। जब फंक्शन कुछ नहीं आपका रिटर्न करेगा उस केस में आप क्या करते हैं वॉइड डेटा टाइप यूज करते हैं। जस्ट हाँ, जब फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता उसमें वॉइड, ये अपने फंक्शन पड़ेगा तो वॉइड डिटेल में बता दिया जाएगा। इसमें देखिए कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं। जैसे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक में इंटीजर जैसे 10 20 0 -20 ये सब इंटीजर कांस्टेंट हो गया। रियल कांस्टेंट मतलब जिसमें रियल नंबर, जैसे डेसिमल नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। जीरो जैसे 12.07 -12.07 रियल नंबर, ये सब कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू 10, 10 का वैल्यू 10 ही रहेगा, चेंज ऑब्वियस सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट, नया आपके लिए यहाँ पर है। कैरेक्टर कांस्टेंट में दो तरह का, सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर में सिंगल अल्फाबेट को कांस्टेंट से सिंगल कोटेशन मार्क लिखते हैं। ये क्या ऊपर देखिएगा, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर ए टू ये सब डॉलर सिंबल। लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट को क्या कहते हैं, डबल कोटेशन के मार्क, जैसे डबल कोटेशन में जैसे हेलो लिखा है। एक तरह से जैसे ये प्रोग्राम में हमने क्या किया था, ये पिछला प्रोग्राम क्या था आपका, हाँ इसमें क्या डबल कोट के अंदर लिखे थे ना, तो ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग सी डबल कोट के अंदर लिखे थे तो इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट बोले। यहाँ पर आया था, ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये डबल कोट में लिखे ये स्ट्रिंग कांस्टेंट, जैसे डबल कोट में 1 4 थी स्ट्रिंग कांस्टेंट एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा, करवा सकते हैं इसको। लेकिन सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट में लिखते हैं, और ये ध्यान दीजिएगा डबल कोटेशन मार्क है। नेक्स्ट एक टर्म है आपका वेरिएबल। वेरिएबल पहले आता है, वेरिएबल क्या कहते हैं, वेरिएबल क्या किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम में यूज करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट का वेरिएबल इज नथिंग बट ए नेम गिवन टू ए स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। वेरिएबल क्या कहते हैं, स्टोरेज एरिया को मैनिपुलेट करने के लिए नेमिंग का एक प्रोसेस है। मेमोरी में, जैसे मेमोरी का मतलब यहाँ मेन मेमोरी जिसको आप लोग रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी से यहाँ पर कंसिडर किया जाए। वेरिएबल क्या है, पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया को मैनिपुलेट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। कैसे डिक्लेयर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक वेरिएबल को, जैसे सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन इसमें सिर्फ शुरू में ही करना पड़ता है, बाद में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, हर एक वेरिएबल का स्पेसिफिक टाइप होता है। टाइप मतलब टाइप का सेंस डेटा टाइप से, यहाँ इंटीजर टाइप हो सकता है, कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप और वॉइड टाइप। जैसा वेरिएबल की जरूरत हो वैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे, सिंटेक्स आगे देखेंगे। तो टाइप के अनुसार वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे वेरिएबल का नाम आपका देखें, एसीयूएम होता है, हो सकता है स्मॉल में, कैपिटल में एसीयूएम, या सारे के सारे कैपिटल में, या सिंगल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम के रूप में। जैसे ABG_1 भी यूज कर सकते हैं, या फुल का फुल एवरेज। ये सब क्या सी का वैलिड वेरिएबल नेम है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कुछ रूल्स है, जैसे ये सब वैलिड वेरिएबल है। लेकिन ये जैसे जैसे ये कलर्स में जो लिखे हैं इनवैलिड वेरिएबल है। जैसे यहाँ क्या लिखे, 1 अल्फाबेट है, 1 सॉरी 1 डिजिट है, 1 ACUM। देखिए सी का वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स इसमें क्या, फर्स्ट कैरेक्टर को नंबर नहीं लिया जा सकता है। तो इस तरह से क्या हो गया, वन सम इनवैलिड हो गया, लेकिन सम 1 आप करते हैं तो वैलिड वेरिएबल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या किए हैं, सम के बाद देखेंगे डॉलर सिंबल किए हैं। वेरिएबल नेम में डॉलर सिंबल का यूज नहीं किया जाता। ये सब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि क्या वेरिएबल नेम हो सकता है, कौन नहीं। नेक्स्ट क्या किया, एम्परसेंट। एम्परसेंट सिंबल को भी वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सम के बाद स्पेस दिया है, उसका टोटल। वेरिएबल नेम में ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये दो तरह से 2 वर्ड हो जा रहा है। वेरिएबल नेम एक वर्ड के रूप में होता है, स्पेस करने से क्या होगा 2 वर्ड हो जाएगा। इससे कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा है वेरिएबल नेम सम है कि टोटल है, क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है 2 वर्ड है। इस तरह से यहाँ देखिएगा मेन क्या है आपका, कीवर्ड है। कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल नेम के रूप में नहीं यूज करें, हमने यहाँ लिस्ट
और कीवर्ड बताया कि 32 है कीवर्ड का लिस्ट, उसको हम वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसका सेमीकोलन। डेटा टाइप जैसे इंटीजर के लिए INT लिखते हैं, फ्लोट के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए FLOT। हम देखिए इंटीजर का डिक्लेरेशन है, इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल नंबर। डेटा टाइप क्या है आपका इंट है, तो इंटीजर है तो उसके लिए INT स्मॉल में लिखते हैं। अब वेरिएबल नेम आपके अनुसार है, कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायर्ड है। हमने यहाँ NUM एक वेरिएबल नेम लिया, उसका सेमी कोलन दिया स्टेटमेंट को टर्मिनेट करें। इस ऐसा करने से क्या होगा ना कि मेमोरी में आप एरिया एक एलोकेट हो जाएगा जिसका नाम जो होगा नम होगा उस मेमोरी, उसका कुछ एड्रेस होगा। एड्रेस से हम लोग कभी नहीं ध्यान उतना फोकस करना, कुछ एड्रेस होगा उस पार्टी, हर एक एरिया का एक कुछ एड्रेस होता है, तो उस मेमोरी लोकेशन का कुछ एड्रेस होगा। ये देखिए हेक्साडेसिमल नोटेशन में इसका एड्रेस यहाँ डिनोट किया गया है। एड्रेस कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करेगा, हर बार जब भी रन करिए अलग अलग एड्रेस भी आ सकता है सेम। यहाँ में डिक्लेरेशन कैसे करते हैं उस पर ध्यान देना है। इंट नम किया तो एक मेमोरी एरिया एलोकेट हुआ मेन मेमोरी में, उसका नाम क्या किए, नम हो गया, बस इतना ही काम हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया था, नम इज इक्वल टू 10। नम इज इक्वल टू 10 कीजिएगा तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया में क्या होगा कि 10 जो है स्टोर हो जाएगा। अब जब भी ऐसे नम को एक्सेस कीजिएगा तो नम का वैल्यू एक्सेस होगा, नम का वैल्यू एक्सेस क्या होगा, 10 होगा। देखिए यहाँ पर देखिए NUM क्या है, वेरिएबल नेम है, 10 उस वेरिएबल का वैल्यू है, और ये जैसे 0 1 7 है फिर हेक्साडेसिमल नोटेशन में उसका एड्रेस। इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया, कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू ऑफ सर्टेन आइडेंटिफायर रिमेन। अच्छा, जब जब किसी आइडेंटिफायर को का वैल्यू हमको हमेशा कांस्टेंट रखना, नहीं चेंज करना है, तो उसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं किया। जैसे इसमें क्या किया है, डेटा टाइप वेरिएबल है, इसमें क्या किया, कॉन्स्ट डेटा टाइप वेरिएबल है। इसमें एक ही लाइन में तो क्या किया है, कॉन्स्ट इंट x इक्वल टू 20 किया है, तो इसमें x इक्वल टू 20 किया है, तो क्या होगा, x का वैल्यू फिक्स हो गया उस प्रोग्राम के दौरान कि x का वैल्यू 20 रहेगा। बाद में चाहिए कि x इक्वल टू 30 कीजिएगा तो ये नहीं होगा, एरर दे देगा, कंपाइल टाइम में आपको एरर देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में जैसे यहाँ लिखे नम इक्वल टू 10, अब बाद में अगला लाइन में ऐसा भी लिख सकते हैं, नम इक्वल टू 20 तो नम का वैल्यू 20 हो जाएगा। फिर अगले लाइन में आप लिख दीजिएगा नम इक्वल टू 30 तो नम का वैल्यू 30 हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट डिक्लेयर कर देने के बाद उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। और इनिशियली यहाँ कांस्ट इंट x इक्वल 20 कर दिया तो आपका थ्रू आउट प्रोग्राम x का वैल्यू 20 ही रहेगा। कहीं भी अगर प्रोग्राम में कहीं आप चाहिए कि इसका वैल्यू को चेंज करें तो वहां से आपका कंपाइल टाइम एरर आएगा। इसलिए कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल का वैल्यू जहां मन तहां आपको जरूरत होगा प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता रहता है।